एगोगे या स्पार्टन शिक्षा, प्राचीन यूनानी एणोमेगानेटा, आचरण, गति, आधुनिक यूनानी स्पार्शियटाइकागोच, व्यक्तिवाद की कट्टरपंथी, अस्वीकृति और सभी निजी और सामूहिक जीवन के सैन्यीकरण के साथ लेसेडेमोनियन समाज की सबसे विशिष्ट और परिभाषित विशेषता थी। पुरातन काल 8वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक स्पार्टन शिक्षा हथियारों की निपुणता के लिए समर्पित थी। युवा स्पार्टन्स को अब पिछली शताब्दियों की तरह अपने व्यक्तिगत होमेरिक गौरव के आदर्श की तलाश नहीं करनी थी, बल्कि सामूहिक गौरव शहर की जीत की तलाश थी। कवि टायरेटियस ने इस नैतिक नवीनता को अच्छी तरह से पकड़ लिया है। अपने देश के लिए लड़ने वाले बहादुर व्यक्ति की तरह अग्रिम पंक्ति में मरना सुंदर है। ओलंपिक खेलों में 720 ईसा पूर्व से 576 बीसी तक 81 ज्ञात विजेताओं में से 46 स्पार्टन थे। पैदल दौड़ में हम 36 विजेताओं के बारे में जानते हैं, जिनमें से 21 स्पार्टन थे। इस अवधि के दौरान संगीत का महत्व दूसरे स्थान पर था। स्पार्टा ग्रीस की संगीत राजधानी थी। विभिन्न हयासिंथियन, कार्नेयन और यहाँ तक कि जिम्नोपीडिया उत्सव केवल अत्यधिक परिष्कृत नृत्य प्रतियोगिताओं के लिए एक बहाना थे, जिनके लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती थी। एगोगे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग 550 बीसी से शिक्षा की प्रकृति बदल गई। इसे एगोगे के रूप में जाना जाने लगा, हालांकि ये नाम वास्तव में हेलेनिस्टिक काल से है, एक शैक्षिक प्रणाली जो अपनी विशेषताओं के कारण अपने समय के लिए बेहद मौलिक थी। इसके विपरीत गैर नागरिकों, संभवतः हेलोट्स के मामले भी हो सकते हैं, जो एगोगे शिक्षा प्रणाली में स्वीकार किए जाने पर स्वतंत्र व्यक्ति बन जाते हैं। ये तथाकथित मोथा केस हैं। हेलोट देखें। सामूहिक अन्य यूनानी शहरों की शैली में दास शिक्षक के साथ व्यक्तिगत शिक्षा के विपरीत एगोगे को समान आयु के बच्चों के समूहों के लिए चरणों में संरचित किया गया है। राज्य द्वारा संगठित यह स्वयं नगर सरकार है जो अपने मुख्य मिशनों में से एक के रूप में सार्वजनिक शिक्षा का प्रबंधन करती है, जो प्लेटो और अरस्तु की प्रशंसा अर्जित करेगी। विशेष मजिस्ट्रेट रखने के अलावा एफोर्स व्यक्तिगत रूप से दैनिक पर्यवेक्षण करते थे। इस क्षण से नागरिकों को बचपन से ही सैन्य जीवन के लिए तैयार किया जाता है। 7 साल की उम्र में उन्हें उनके परिवारों से अलग कर दिया गया और वे अपने साथियों के साथ सैन्य शैली की बैरकों में रहने लगे। यद्यपि एगोगे का श्रेय लाइकर्गस को दिया जाता है, इसका कोई ऐतिहासिक संदर्भ ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी तक नहीं मिलता, विशेष रूप से जेनोफोन के रिपब्लिक ऑफ द लेसेडेमोनियंस में। स्पार्टा में एक स्पार्टन के जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु तक स्वस्थ और मजबूत नागरिक पैदा करने के उद्देश्य से सख्त सुजनन विज्ञान लागू किया जाता था। प्लूटार्क लाइकर्गस के जीवन के अनुसार जन्म के समय लेशे पॉर्टिको में बुजुर्गों के एक आयोग द्वारा बच्चे की जांच की जाती थी, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे सुंदर और मजबूत हैं या नहीं। यदि नहीं, तो उन्हें एपोथेटिस में ले जाया जाता था, जो माउंट टेगिटस की तलहटी में एक खड्ड था, जहां उन्हें या तो फेंक दिया जाता था या एक चोटी पर छोड़ दिया जाता था। इसका उद्देश्य सभी अनुत्पादक मुंह को खत्म करना था। यदि बच्चा परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता तो उसे पालने के लिए उसके परिवार को सौंप दिया जाता था। परिवार में रहने के दौरान बच्चे को लाड़ प्यार नहीं दिया जाता था। धात्रियों को विशेष रूप से निर्देश दिया जाता था कि वे उन्हें बिना कपड़ों के पालें, जो उनके विकास में बाधा डालते या ठंड और गर्मी के प्रति उनकी प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर करते। छोटे बच्चे को किसी भी तरह की उधम मचाने, सनक या नखरे करने की मनाही थी और उसे अकेले रहने की आदत डालनी थी और अंधेरे से डरना नहीं था। उन्हें शराब से नहलाने का भी रिवाज था, क्योंकि एक मान्यता थी, जैसा कि अरस्तु ने स्वयं पुष्टि की है, कि इसस ऐंठन जिससे बीमार स्वभाव वाले लोग जल्दी हार मान लेते हैं और दूसरी ओर स्वस्थ स्वभाव वाले लोग मजबूत हो जाते हैं। ग्रीस के कुछ क्षेत्रों में स्पार्टन धात्रियों को प्रसिद्धि मिली। उदाहरण के लिए एमिक्ले, जिसने एथेनियन अल्सीबियट्स का पालन पोषण किया, वो स्पार्टन था। 7 से 20 वर्ष की आयु तक 7 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर स्पार्टन बच्चे घर छोड़ देते थे और उन्हें एक पेडोनोम, एक विशेष मजिस्ट्रेट जो उनकी शिक्षा का पर्यवेक्षण करता था, के अधिकार में रखा जाता था। उन्हें एक बड़े लड़के इरेम, जो 19 वर्ष का था, की कमान में एक प्रकार की बच्चों की सैन्य इकाई, एक एगेले आजल या बैरक में एकीकृत किया जाता था। फिर उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखा। प्लूटार्क के अनुसार यह पहलू अपरिहार्य न्यूनतम तक कम कर दिया गया था। साथ ही मुख्य रूप से टायरेटियस के शोक गीत गाना भी सीखा, जो मार्चिंग गीतों के रूप में काम करते थे। लेकिन उनके प्रशिक्षण का अनिवार्य हिस्सा कुश्ती और एथलेटिक्स के जरिए उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत बनाना, हथियार चलाना, कतार में मार्च करना और सबसे बढ़कर अपने वरिष्ठों की आंख मूंद कर आज्ञा पालन करना और हमेशा शहर की भलाई के लिए प्रयास करना था। प्लूटार्क इसे इस तरह व्यक्त करते हैं: लाइकर्गस ने नागरिकों को अकेले रहना न सीखने, मधुमक्खियों की तरह हमेशा अपने नेताओं के इर्द गिर्द जनहित के लिए एकजुट रहने की आदत डाली। 20 साल की उम्र तक राज्य ने संरक्षकता संभाली। बचपन में सारा जोर कठोरता और अनुशासन पर दिया जाता था। ये दोनों सिद्धांत मूलतः स्पार्टन हैं। लड़कों के बाल छोटे कटे होते थे। बाद में जब वे छोटे हुए तो उन्हें लंबे और अच्छी तरह से संवारे हुए रखा जाता था।
वे आमतौर पर नंगे पैर चलते थे और 12 साल की उम्र तक उन्हें साल में केवल एक ही हिमेशन एकल टुकड़ा ऊनी लबादा पहनने की अनुमति थी और चिटोन कंधों पर बांधा जाने वाला पारंपरिक छोटा अंगरखा पहनने की अनुमति नहीं थी। दरअसल व्यायामशाला में ज्यादातर समय वे नंगे और गंदे रहते थे क्योंकि उन्हें नहाने की अनुमति बहुत कम होती थी। भोजन का राशन न्यूनतम कर दिया जाता है जिससे उन्हें भूख से बचने के लिए चोरी करने पर मजबूर होना पड़ता है, या उनके शांतिपूर्ण आदेश यही कहते हैं। पकड़े जाने पर उन्हें कड़ी सजा दी जाती है, चोरी के लिए नहीं बल्कि चोरी करने में उनकी अनाड़ीपन के लिए। वे यूरोटास से इकट्ठा किए गए सरकंडों के बिस्तर पर सोते हैं जिन्हें उन्हें बिना किसी औजार के हाथ से काटना पड़ता है। इन सब के बावजूद बच्चों और युवाओं के पास नौकर होते हैं जो उनकी देखभाल करते हैं, सिवाय क्रिप्टिया के दौरान। जब वे लगभग 15 वर्ष की आयु में इफेबी बन गए तो उन्होंने सैनिकों के विशिष्ट लंबे बाल रखे, साफ और सुगंधित, लाइकर्गस की उस मान्यता के सम्मान में जिसका मानना था कि लंबे बाल सुंदर पुरुषों को अधिक आकर्षक और कुरूप पुरुषों को अधिक भयावह बनाते हैं। एथेंस और अन्य यूनानी शहरों में अलंकार शास्त्र की शिक्षा पर जो ध्यान दिया जाता था वो स्पार्टा में अधिकतम अभिव्यंजक मितव्ययिता विकसित करने पर केंद्रित था, यहाँ तक कि बोलने में स्पार्टन संक्षिप्तता को कहावत जैसा बना दिया गया था। युवाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने विचारों को ठोस लेकिन संक्षिप्त और तीखे साथ ही शालीनता से व्यक्त करें। पूरा शहर युवाओं के अनुशासन पर नजर रखता था। कोई भी नागरिक या बड़ा सहकर्मी बच्चों को डांट सकता था या उन्हें शारीरिक दंड दे सकता था, उन्हें भूखा रखना, उनके अंगूठे काटना, कोड़े मारना आदि। ये कठोरता लाइकर्गस से विरासत में मिली होने के बजाय सदियों से शहर की वास्तविक सैन्य जरूरतों से पूरी तरह असंबंधित तरीके से बढ़ती गई। इस प्रकार पैक्स रोमाना के दौरान जब स्पार्टा अचिया प्रांत में एक महत्वहीन बस्ती बन गया था, आर्टेमिस ओर्थिया के अभयारण्य में होने वाले यातना समारोह, वेदियों पर रखे पनीर के ढेरों पर होने वाले युद्ध डेमास्टिगोसिस की क्रूर रस्म बन गए जिसमें बच्चों को नग्न और धूप में कोड़े मारकर मार डाला जाता था। बच्चे स्वेच्छा से आगे आते थे क्योंकि पूरे ग्रीस और साम्राज्य के अन्य प्रांतों से आए दर्शकों की उत्सुक निगाहों के सामने दुनिया के सामने दर्द के प्रति अपने प्रतिरोध का प्रदर्शन करना एक बड़ा सम्मान था। किशोरावस्था के दौरान एडोज विनम्रता और शालीनता पर विशेष जोर दिया जाता था। प्रारंभिक वयस्कता में अनुकरण और प्रतिस्पर्धा पर विशेष जोर दिया जाता था, मुख्यतः हिप्पी में से एक बनने के लिए। 20 वर्ष की आयु से युवा स्पार्टन बैरकों में रहने लगे और गेंद खेलने वाले स्पारी के समूह बनाने लगे। इस सभी प्रशिक्षण ने स्पार्टन्स को ग्रीस के सबसे खतरनाक सैनिक और संभवतः प्राचीन काल के सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं में से एक बना दिया। लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के अलावा जिम्नास्टिक, कुश्ती और एथलेटिक्स पर आधारित एक सरकारी शिक्षा भी थी जिसका मुख्य उद्देश्य उन्हें स्वस्थ और मजबूत बच्चे पैदा करने में सक्षम बनाना था। इसका लक्ष्य शरीर को मजबूत बनाते हुए स्त्रियोचित गुणों, आलीशान और संस्कृति का मुकाबला करना था। स्पार्टन महिलाएं आमतौर पर पुराने जमाने के पेप्लोस पहनती थीं जो बगल से बिना सिले होते थे, जिससे अन्य यूनानियों खासकर एथेनियाई लोगों के बीच मजाक और अश्लील टिप्पणियां होती थीं जो उन्हें फाइनोमेरिड्स कहते थे, यानी अपनी जांघें दिखाने वाली। धार्मिक समारोहों और त्योहारों में वे नग्न रहती थीं, साथ ही सार्वजनिक एथलेटिक्स या कुश्ती प्रतियोगिताओं में भी। स्त्री शिक्षा ने भावनाओं को कम करने का भी प्रयास किया। विवाह भविष्य के योद्धाओं को जन्म देने के एक अवसर से ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि दोस्तों के बीच पत्नियों को उधार देना भी सामान्य माना जाता था और अपनी पत्नी को किसी ऐसे युवा और मजबूत व्यक्ति को देना आधिकारिक तौर पर शर्मनाक नहीं था जो समान रूप से हृष्ट-पुष्ट बच्चे पैदा करे। हालांकि व्यभिचार के प्रति दृष्टिकोण अस्पष्ट था और जब राजाओं की बात आती थी तो ये स्पष्ट रूप से नकारात्मक था। इस प्रकार 412 बीसी में राजा एगेस द्वितीय की पत्नी तिमाइया और अल्सीबियादेस के बीच संबंधों ने एक कलंक का रूप ले लिया और उनके पुत्र लियोटाइकाइड्स को नाजायज होने के कारण राजगद्दी से बेदखल कर दिया गया। अपने कठोर पालन पोषण के बदले में स्पार्टन महिलाओं को आवागमन की काफी स्वतंत्रता प्राप्त थी। वे अपने पिता से विरासत भी प्राप्त कर सकती थीं, जिससे उन्हें पुरुषों से काफी स्वतंत्रता मिलती थी और आमतौर पर वे ही परिवार के वित्त का प्रबंधन करती थी। प्लूटार्क के अनुसार 12 वर्ष की आयु तक महिलाओं के लिए बड़े और अधिक प्रतिष्ठित लड़कों में से एक प्रेमी होना आम बात थी। एरस्टा, ग्रीक शब्द एरस्टिस से, जिसका अर्थ है प्रेमी। इस जोड़े के बीच का रिश्ता इतना आधिकारिक हो जाता था कि कुछ मामलों में एफोर्स एरस्टा को उसके एफेब द्वारा की गई किसी गलती के लिए दंडित करते थे। हालांकि एक ही लड़के के लिए ईर्ष्या या प्रतिद्वंद्विता को नापसंद किया जाता था। दोनों प्रतिद्वंद्वियों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने प्रिय एरोनोम के पालन पोषण में साथ मिलकर काम करें, ग्रीक शब्द एरोमेनोस से, जिसका अर्थ है प्रिय। हालांकि उसी समय विवाह और संतानोत्पत्ति को शहर में पवित्र कर्तव्य माना जाता था, इस हद तक कि विवाह योग्य आयु के अविवाहित पुरुषों पर विशेषकर लगाया जाता था और उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया जाता था।